फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे SC ST के अपने फाइनल वीडियो लेक्चर पर, जो कि पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो सेक्शन 15A और चैप्टर 4A से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट तक ये जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसे कंप्लीटली कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने आज के प्रोविजंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अध्याय 4 है, अध्याय 5 है। इसमें जो ये अध्याय है 4A, इसे जनरली 2016 के अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड किया गया है। इससे पहले ये अध्याय इसमें नहीं था। ठीक, 2016 में पीड़ित एवं साक्षियों के अधिकार नाम से इस अध्याय को हमारी संसद ने SC ST एक्ट में सम्मिलित किया है। ठीक, तो फ्रेंड्स, पीड़ित एवं साक्षी के क्या अधिकार हैं, ये हमें बताती है सेक्शन 15A। सेक्शन 15A, इसमें हम कुल 12 प्रकार के अधिकार पढ़ेंगे। जो अधिकारों की संख्या है वह 15A में 12 है। तो फ्रेंड्स, हमने आपकी सुविधा की दृष्टि से इन्हें 12 को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप बैरेट में जाएंगे तो आपको इसको डीपली पढ़ने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके साथ साथ बैरेट को भी जरूर पढ़ना। ठीक, इस पे हम पहले आते हैं। अपना जो अधिकार है 12 अधिकारों में से जो पहले नंबर का अधिकार है वो है प्रोटेक्शन। अब आपको प्रोटेक्शन से समझना है, ये प्रोटेक्शन किसके लिए है? पीड़ित के लिए है, आश्रित के लिए है और साक्षी के लिए है। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है किसके अगेंस्ट में है? ये जो प्रोटेक्शन है ये अभियुक्त व्यक्ति के अगेंस्ट में है। ठीक, यदि कोई व्यक्ति जो कि SC ST व्यक्ति के किसी पीड़ित व्यक्ति को या फिर मामले से संबंधित किसी साक्षी को धमकाता है, किसी प्रकार से धमकी देता है, इसका कोई उत्पीड़न करता है, तो ये सारे उत्पीड़न और धमकियों से उसे बचाने के लिए राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह उसे प्रोटेक्ट करे। ठीक, तो पहला अपना क्लॉज हो गया प्रोटेक्शन। ये किसकी ड्यूटी है? ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह SC ST के पीड़ित व्यक्तियों को और साक्षियों को, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत उनके साथ में कोई अपराध किया गया है किसी अदर पर्सन के द्वारा, जो कि SC और ST को बिलोंग नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन देना है फर्स्ट। सेकंड, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन जो भी कोई कार्रवाइयां की जाती हैं, वो कार्रवाइयां पीड़ित और साक्षियों के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा और उनके साथ निष्पक्षता बरती जाएगी। निष्पक्ष और उनकी गरिमा का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसमें अन्वेषण में या जांच में उनके साथ में रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मेंटेन की जाएगी। तीसरा आता है राइट टू नाउ, यानी कि पीड़ित और साक्षियों को यह अधिकार होगा कि कोर्ट में चलने वाली कार्रवाइयों को वे जान सकें, उनके बारे में उन्हें जानकारी हो। ठीक, आपने देखा होगा कि जब कभी 439 की बेल एप्लीकेशंस SC ST एक्ट के अंतर्गत मूव होती है या 438 की एप्लीकेशन मूव होती है, तो उस समय एक नोटिस जारी किया जाता है 15/3 का। ठीक, 15/3 का जो नोटिस जारी किया जाता है वो अभियुक्त इस एक्ट के पीड़ित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है और उसे ये बताया जाता है कि आवेदन, जमानत का आवेदन इस कोर्ट में लगा हुआ है, तो वह ऑब्जेक्शन रजिस्ट कर सके। ठीक, ये फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है 2016 के बाद में। 2016 से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि नोटिस दिया जाना कंपलसरी था, लेकिन 2016 के बाद में न्यायालय के द्वारा कंपलसरी हो गया है नोटिस दिया जाना। ठीक है, राइट टू नाउ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की कार्रवाइयों को जानने का पीड़ित व्यक्ति का अधिकार होता है। समन्स एंड एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस। ठीक है, चौथा है कि पीड़ित व्यक्ति को यदि कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना है या फिर किसी व्यक्ति को बुलाना है, किसी साक्षी को बुलाना है, तो उसे समन्स करवा सकता है, उसे बुलवा सकता है और अपना कोई डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश कर सकता है। ठीक, सेकंड, यदि कोई साक्षी न्यायालय में ही हाजिर है तो वह उसकी न्यायालय में ही परीक्षा कर सकता है। ये पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए पावर टू समन्स एंड एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस हमने इसको 4 में कवर किया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5 right to hear at any proceeding
अंडर दिस एक्ट, देखिए फ्रेंड्स, जो पीड़ित व्यक्ति है उसे अधिकार होगा कि इस अधिनियम के अधीन जब कभी अभियुक्त व्यक्ति को जब कोई दोष किसी न्यायालय के द्वारा या तो डिस्चार्ज किया जाता है या एक्विटल किया जाता है या फिर उसे कन्विक्ट किया जाता है, तो इन सभी अवसरों पर उसे यह अधिकार होगा किसी विक्टिम को कि वह न्यायालय में आए और अपना जो है इन बहस के दौरान या लिखित तर्क के दौरान वह जो है उसे भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ठीक, किस किस में? दोष सिद्धि पर, उन्मोचन पर और दोष मुक्ति पर। ठीक है, और बहस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार राइट टू हियर एट एनी प्रोसीडिंग्स दिस एक्ट 6वें नंबर का है, ये कोर्ट की पावर है। यदि स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को ये लगता है कि इस अधिनियम के अधीन पीड़ित किसी व्यक्ति को या साक्षी को कोई ऑर्डर पास किया जाना चाहिए उसके फेवर में, तो वह उसके लिए कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगा। जैसे कि कोर्ट को लगता है कि पीड़ित और साक्षी के लिए ट्रैवलिंग और मेंटेनेंस अलाउंसेस दिए जाने चाहिए, उसकी यात्रा के भत्ते या फिर उसके भरण पोषण संबंधी जो भी कोई खर्चे होते हैं वो देने चाहिए, तो कोर्ट उसे दे सकता है। ठीक है। सेकंड, यदि कोर्ट को ये लगता है कि पीड़ित व्यक्ति के लिए ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाना चाहिए जो कि उसके सोशल एंड इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन के लिए आवश्यक है, तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकता है। ठीक। थर्ड करेगा कि लोकेशन पुनः अविस्थापन। ठीक, इस प्रकार से ये कोर्ट के द्वारा किए जाने वाले ऑर्डर है। ये मेंटेनेंस ऑर्डर करेगा पास, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पास करेगा, रिहैबिलिटेशन करेगा उस व्यक्ति का। ठीक है, मेंटेनेंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन, ट्रैवलिंग, है ना, कंप्लीट प्रोटेक्शन उसको दिया जाएगा। कोर्ट को लगता है कि साक्षी और विक्टिम को अभी तत्काल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, तो प्रोटेक्शन के ऑर्डर जो है न्यायालय पास कर सकता है। 7वें नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू करेगा कोर्ट, पीरियडिकली रिव्यू बाय द स्पेशल कोर्ट। देखिए यहां पर क्या होता है, राज्य सरकार है जो कोई राहत विक्टिम और साक्षी को देती हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, तो राज्य सरकारों का यह दायित्व होगा कि वह उसकी जानकारी विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय तक पहुंचाए। ठीक, और अनन्य विशेष न्यायालय उस जानकारी के आधार पर पीरियडिकली रिव्यू करेगा उस सारे राहत जो दी गई है, जो रिलीफ दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए उसका रिव्यू करेगा और ये पता लगाएगा क्या वास्तव में विक्टिम या साक्षी या विटनेसेस को कोई राहत दी गई है या नहीं। ठीक, इसी को बोलते हैं पीरियडिकली रिव्यू, यानी कि आवधिक पुनर्विलोकन, ये न्यायालय की ड्यूटी है। ठीक, 8वें नंबर पर आता है हाइड नेम एंड एड्रेसेस। ठीक है, हाइड नेम एंड एड्रेसेस 8वें नंबर का अधिकार है। इसमें बताया गया है यदि अनन्य विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय से कोई साक्षी या कोई विक्टिम या फिर उनकी तरफ से पीड़ित और साक्षी की तरफ से लोक अभियोजक, ठीक, सेकंड, या तो पीड़ित के द्वारा आवेदन किया जा सकता है कोर्ट में, या फिर साक्षी की तरफ से किया जा सकता है, या फिर साक्षी और पीड़ित की तरफ से लोक अभियोजक आवेदन कर सकता है कि उन्हें कोई जो है उनके नेम एंड एड्रेस को जो है हाइड किया जाए कार्रवाइयों के दौरान। ठीक है, या फिर न्यायालय अपनी स्वेच्छा से या सुमोटो भी इस काम को कर सकता है। तो क्या करेगा न्यायालय कार्रवाइयों के दौरान पीड़ित और साक्षियों के नाम को हाइड करने की जो उनका जो नेम है, उसका जो एड्रेस है, उन सबको हाइड कर सकता है, उनको कॉन्सिलेशन एंड उनको छुपा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो 3 नंबर का एक जो है ऑर्डर पास किया जाता है, इमीडिएटली एक्शंस एनी कंप्लेंट। मान लिया जाए पीड़ित या साक्षी की ओर से न्यायालय में कोई कंप्लेंट दी जाती है कि उसका प्रपीड़न किया जा रहा है और उसे इमीडिएटली जो है प्रोटेक्शंस दी जाए, तो न्यायालय इसकी जांच करेगा और न्यायालय अन्वेषण एवं जांच के दौरान इस प्रकार के आदेश पारित कर सकता है, इमीडिएट ऑर्डर। ठीक है, ये जो ऑर्डर पास किए जाएंगे, ये जो विचारण है, मुख्य कार्रवाइयां हैं, उन मुख्य कार्रवाइयों से हट करके होगा। ठीक है, जो ऑर्डर पास किया जाएगा
और उस ऑर्डर ये ऑर्डर इमीडिएटली ऑर्डर हो गया। अब इमीडिएटली ऑर्डर में क्या होता है, ये इसका नाम ही इमीडिएट है, इमीडिएट एक्शंस एट एनी कंप्लेंट, तत्काल न्यायालय को एक्शन लेना है साक्षियों को और पीड़ित व्यक्तियों को भय से मुक्त कराने के लिए, जिससे कि न्याय प्राप्ति आसान हो सके। ठीक है, 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर बताया गया है राइट टू FIR। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के साथ में अत्याचार का अपराध इस अधिनियम के अधीन किया जाता है तो उस व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वह उस मामले की FIR रजिस्टर कर सके। 9 सेक्स उसकी जो है उपधारा 9 इतना ही बताती है। इसके बाद आते हैं हम उपधारा 10 पर। उपधारा 10 वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करती है। ये कहा गया है उपधारा 10 में कि इस अधिनियम के अधीन किए जाने वाली जो कार्रवाइयां है वो उनको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड 10 में वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके बाद हम आते हैं स्टेट स्कीम 11 में क्या है, स्टेट्स स्कीम बनाएगी और वो स्कीम क्या होगी, वो स्कीम जो है पीड़ित और साक्षियों के लिए स्टेट स्कीम बना सकती है और स्कीम के तहत जो है उनको जो है संरक्षण प्रदान कर सकती है। सब सेक्शन 11। 12 आते हैं। सेक्शन 12 बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जिसे पीड़ित या साक्षी घोषित किया गया है वे सभी व्यक्ति गैर सरकारी संगठन, एडवोकेट और सोशल वर्कर से कोई सहायता या सलाह ले सकते हैं। इसकी कोई मनाही नहीं है, वो उनसे कोई भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने ये जो सेक्शन 15A जो कि 2016 के अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड की गई है, इसको कंप्लीटली डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5 और इसका लास्ट चैप्टर। चैप्टर 5 बताता है मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस को हमने सेक्शन 16 से सेक्शन 23 तक कवर किया है SC/ST एक्ट में। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 क्या बताती है, सेक्शन 16 सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने की बात करती है। सामूहिक जुर्माना, जैसे कि इस अधिनियम के अधीन अपराध जब एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तब सामूहिक जुर्माने की बात सामने आती है। तो ये बताया गया है कि सामूहिक जुर्माना जो लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा। तो सेक्शन 16 में बताया गया है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का के अंतर्गत जो प्रोविजंस सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में दिए गए हैं वही प्रोविजंस सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने के लिए सेक्शन 16 के अंतर्गत SC/ST एक्ट में फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन 17 पर। सेक्शन 17 बताती है कि विधि एवं व्यवस्था तंत्र के द्वारा निवारक कार्रवाइयों का किया जाना। अब देखिए, विधि यानी कि कानून, व्यवस्था तंत्र यानी कि ये आपका सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसकी सबसेक्शन फर्स्ट बताती है कि देखिए इसमें 3-4 व्यक्ति आते हैं, जैसे कि निवारक कार्रवाइयां किए जाना। निवारक कार्रवाइयों से आप तत्पर समझते हैं कि ऐसी कार्रवाइयां जो अपराध अभी हुआ नहीं है लेकिन अपराध को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करना जिनसे कि अपराध रोका जा सके, इनको हम बोलते हैं निवारक कार्रवाइयां, यानी कि अपराध का निवारण अपराध होने से पहले ही किया जाना। तो जब निवारक कार्रवाइयां की जाती हैं तो प्रोविजंस कौन से लागू हो जाएंगे। अब इसमें निवारक कार्रवाइयों के लिए स्पेशल प्रोविजंस तो कहीं दिए नहीं गए हैं, कहीं पर भी नहीं है SC/ST एक्ट 1989 में। तो हमने क्या पढ़ा था इसकी डेफिनेशन क्लॉज में, ऐसे पद और शब्द जो कि इसमें प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं तो उनका अर्थ क्या निकालेंगे, तो उनका अर्थ निकालेंगे IPC, CRPC और एविडेंस। तो फ्रेंड्स जो निवारक कार्रवाइयां की जाती हैं वो CRPC में की जाती हैं, तो हम यहाँ CRPC के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, CRPC के प्रोविजंस निवारक कार्रवाइयां कौन कौन से आते हैं, चैप्टर 8 आता है, चैप्टर 10 आता है और आपका चैप्टर 11 आता है। ये कार्रवाइयां निवारक कार्रवाइयों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को फॉलो करेंगे और प्रोसीजर जो दे रखा है CRPC में निवारक कार्रवाइयों के लिए उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स निवारक कार्रवाइयां देखिए कौन कौन कर सकता है निवारक कार्रवाइयां। पहला DM, सेकंड SDM और थर्ड एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव
मजिस्ट्रेट और 4 डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट, यानी कि कलेक्टर, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यदि ये सूचना मिलती है कि ऐसा कोई अपराध किया जा सकता है जो कि SC ST एक्ट के तहत कोई अपराध किया जा सकता है, या फिर डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये लोग जो है निवारक कार्रवाइयों को अंजाम दे सकते हैं, निवारक कार्रवाइयां इस अधिनियम के अधीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निवारक कार्रवाइयां किस पर्पज से की जाती है? इनको यदि इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनकी अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा कोई अपराध किए जाने वाला है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो लोक व्यवस्था के लिए, प्रशांति बनाए रखने के लिए, सदाचार के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा सकता है। किसके द्वारा? डीएम, एसडीएम, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि उप पुलिस अधीक्षक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से विधि और व्यवस्था तंत्र इस अधिनियम के अधीन निवारक कार्रवाइयां करेगा, जिससे कि लोक व्यवस्था बनी रहे और इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध घटित ना हो सके। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 हमारी जो है बताती है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, सेक्शन 18 सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, इसमें बताया गया है कि धारा 438 सीआरपीसी का लागू ना होना, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी अभियुक्त व्यक्ति को लगता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट में जा सकता है। तो इसमें सेक्शन 18 में बताया गया है कि 438 यहां एप्लीकेबल ही नहीं है, उसको सुना ही नहीं जाएगा 438 पर, ना तो सेशन कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहां 438 के प्रोविजंस पर बैन करती है, उनको जो है मना करती है SC ST एक्ट में सेक्शन 18। लेकिन इस पर हाल ही में एक केस आया है, सुभाष काशी नाथन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का ये केस है। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक गाइडलाइन इशू की गई। न्यायालय ने यह पाया कि इस अधिनियम का अधिक से अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है, अभी गलत तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है और लोगों को गलत तरीके से जो इस एक्ट में फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसलिए न्यायालय ने इसमें कुछ गाइडलाइन इशू की। पहली गाइडलाइन कि इस अधिनियम के अधीन यदि किसी पर FIR रजिस्टर की जाती है तो उसकी प्रारंभिक जांच आवश्यक होगी, जो कि एक उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी। सेकंड, इसमें जो सेक्शन 18 438 के प्रोविजंस पर रोक लगाती है, कोर्ट ने कहा कि इसमें 438 के प्रोविजंस पर रोक लगाना ये नेचुरल जस्टिस के रूल्स के अगेंस्ट है, प्राकृतिक न्याय के नियमों के नियम की सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए हम इस सेक्शन 438 को अलाउ करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है SC ST एक्ट का जिस पर लगाया गया है तो वह जो है न्यायालय में सेक्शन 438 की बेल एप्लीकेशन लेकर के आ सकता है, यानी कि अग्रिम जमानत के लिए आ सकता है। ठीक है, अब अग्रिम जमानत देना या ना देना ये कोर्ट का विवेकाधिकार होता है, बट कोर्ट ने ये कहा कि आ सकता है, कोर्ट को लगेगा तो दे सकता है, कोर्ट को नहीं लगेगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें 2019 में, क्योंकि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है, जैसे कोर्ट का जजमेंट आता है, तो हमारे देश में SC ST एक्ट के समुदाय के लोगों के द्वारा आंदोलन उग्र हो जाते हैं। तो उन आंदोलनों को देखते हुए सरकार भी प्रेशर में आती है और सरकार 2019 में एक इसमें संशोधन कर देती है और सेक्शन 18A जोड़ देती है। ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट करती है इसमें और सेक्शन 18A इसमें ऐड कर देती है। अब 18A में सरकार ने क्या कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर रूलिंग दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी, न्यायालय ने, संसद ने उसे पलट दिया, सरकार ने उसे पलट दिया, कहा कि प्रारंभिक जांच भी आवश्यक नहीं होगी और 438 के प्रोविजंस भी जो है लागू नहीं होंगे। ठीक, जो कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, कोर्ट के जजमेंट को उलटने के लिए, उसे पलटने के लिए संसद ने 2019 में ये अमेंडमेंट पास किया। ठीक,
तो फ्रेंड्स, अमेंडमेंट के पास हो जाने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है जो ऑर्डर जो जजमेंट था, जो गाइडलाइन थी उसे वापस ले लिए, कहते हुए कि हम तात्कालिक भारत की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने जो है जजमेंट को वापस लेते हैं, क्योंकि अभी एससी और एसटी के जो वर्ग के जो क्लास के जो लोग हैं वे अपने समानता के लिए संघर्षरत है। अभी उन्हें समानता का जो है अधिकार नहीं मिला है, इसलिए वो संघर्षरत है। इसलिए हम जो है अपने इस आदेश को वापस लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस आदेश को रिवोक कर लिया और सरकार ने भी एक नया संशोधन सेक्शन 18 में एक कर दिया और एक नई सेक्शन 18 अस्तित्व में आ गई। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 19 पर। सेक्शन 19 बताती है, देखिए सेक्शन 18 भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है और सेक्शन 19 भी अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करती है। सेक्शन 18 ने अग्रिम जमानत पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वही सेक्शन 19 परिवीक्षा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करती है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है और उसे दोष सिद्ध कर दिया जाता है, तब सेक्शन 19 कहती है कि सीआरपीसी की सेक्शन 360 और परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम को लागू नहीं होते सिवाय 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई अभियुक्त है जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर है, तो उसे ये लागू नहीं होंगे परिवीक्षा और 360 के प्रावधान सीआरपीसी के। जो कोई 18 ईयर से नीचे है तब तो उसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 18 ईयर की आपको शर्त याद रखनी है, 18 ईयर से प्लस, ठीक। तो फ्रेंड्स, परिवीक्षा और धारा 360 सीआरपीसी के प्रोविजन सेक्शन 19 मना करती है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 20 पर। सेक्शन 20 अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव को बताती है कि यह अधिनियम एससी एसटी एक्ट अन्य अधिनियमों पर या अन्य विधियों पर ओवरराइड इफेक्ट यानी कि अध्यारोही प्रभाव रखेगा, यानी कि ये इसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, किसे, एससी एसटी एक्ट को। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 21 पर। सेक्शन 21 बताती है कि इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को सफल बनाने के लिए, इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए वो कुछ कार्य करे, ठीक। तो जो उसे जो कार्य करना होगा राज्य सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधिक सफल क्रियान्वयन के लिए उपाय करेगी, ठीक है। किसकी रूलिंग के अधीन रहते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग के अधीन रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रयास करेगी, ठीक है। और वो प्रयास क्या होंगे, इसकी उपधारा 2 में बताया गया है। उपधारा 2 में 7 ऐसे जो पॉइंट हैं जिनमें जो है जाकर के सरकार उनके ऊपर काम करेगी। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 21 एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत जो कार्य किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अपने काम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, सेक्शन 21 हम डिस्कस कर लिया हमने। इसके बाद आते हैं सेक्शन 22 पर। सेक्शन 22 बताता है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण यानी गुड फेथ। फ्रेंड्स, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर सरकारों के विरुद्ध या उनके प्राधिकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि उन्होंने कोई कार्य गुड फेथ में या सद्भाव पूर्वक किया गया है। कोई भी विधिक कार्रवाई, कोई भी वाद, अभियोजन कुछ भी नहीं किया जाएगा यदि गुड फेथ उसमें आता है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 23 पर। इसकी लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 23 बताती है कि नियम बनाने की शक्ति। यहां पर इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बनाएगी। सेक्शन 23 के अंतर्गत जो नियम बनाएगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है तो उसे संसद के समक्ष रखती है। राज्य सरकार जब नियम बनाती है तो उसे राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखती है। 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बनाए गए नियमों को केंद्र सरकार संसद के प्रत्येक सदन में रखेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया SC ST एक्ट का पार्ट 3 और अपना ये जो है SC ST एक्ट आज कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स,
इसमें एक बात और है याद रखने योग्य कि ये SC/ST एक्ट 1983 है। इसी के साथ में इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन रूल 1995 के नाम से जानते हैं। एक्ट है 1989 का, और जो उसके रूल्स है, देखिए जो रूल्स है वो है 1995 के। ठीक है, इन कंप्लीट रूल कितने हैं? इसमें 18 रूल दिए गए हैं और पीछे एक शेड्यूल दी गई है। ठीक है, ये जो शेड्यूल है ये 2014 के अमेंडमेंट से इसमें कनेक्ट की गई थी। और इस अधिनियम की जो शेड्यूल है, एक शेड्यूल इसकी है, रूल्स की है, और एक शेड्यूल अधिनियम की है। ये अधिनियम की शेड्यूल है। इसको कब ऐड किया गया था? इसको फ्रेंड 2016 में ऐड किया गया है। एक बात और, हमने शायद फर्स्ट लेक्चर वीडियो इसमें लेक्चर में या फिर सेकंड लेक्चर में इसी एक्ट के इसमें हमने जो है इसको डिस्कस किया था। तो शेड्यूल जो फर्स्ट थी इस अधिनियम की 1989 SC/ST एक्ट की जो शेड्यूल है उसको हमने 2014 अमेंडमेंट डिक्लेयर किया था। जब हमने अपने वीडियो का रिव्यू किया तो पता चला कि हमने 2016 की जगह 2014 बोल दिया। तो आई एम सॉरी, उससे आप जो है कंफर्म, उससे जो मिस्टेक हुई है आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। जो शेड्यूल है, जो अधिनियम की शेड्यूल है वो 2016 के अमेंडमेंट से जुड़ी गई है, और जो रूल्स की शेड्यूल है SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन रूल्स 1995 की जो शेड्यूल है वो शेड्यूल 2014 के अमेंडमेंट से ऐड की गई है, और अधिनियम के शेड्यूल 2016 के अमेंडमेंट से